स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने वाली जगह है या फिर जो कंट्री है वो यूरोपियन कंट्रीज है। खुसूसन इटली के लिए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हर साल अप्लाई करते हैं बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के लिए। डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप और जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है वो अवेल करने के जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलुस बराश। की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन खुसूसन इटली के कुछ स्कॉलरशिप्स के हवाले से और उनके एडमिशन्स के हवाले से जो कि 2026 टू 27 के लिए ओपन हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन का प्रोसेस बताऊंगा कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में खुद को इनरोल कैसे करना है। देन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स जो यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। फिर उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट कर सकते हैं और वहाँ से सिंपली जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने ईमेल के थ्रू अप्लाई करके भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपने यूनिवर्सिटीज़ में क्या करना है, अप्लाई करना है। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अपने चैनल पे स्कॉलरशिप्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने वाली जगह है या फिर जो कंट्री है वो यूरोपियन कंट्रीज है। खुसूसन इटली के लिए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हर साल अप्लाई करते हैं बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के लिए। यानी आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपका कोई भी फील्ड हो, या आप फिर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स के लिए कर रहे हो, पीएचडी के लिए कर रहे हो, तो आप जो है ना किसी भी फील्ड में किसी भी प्रोग्राम के लिए आप सिंपली अप्लाई अवे कर सकते हैं। इसके कुछ टेक्निक से कुछ जो तरीक़ाकार होता है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ की, तो इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो स्कॉलरशिप्स को ऑफर कर रही होती है। उनके अपने डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स भी होते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होते हैं और रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है, जो कि आगे जाके मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि उनके प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2025 के जो एप्लीकेशंस थे वो ओवर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, यानी अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला था वो भी तकरीबन एंड होने वाला है। तो जो 2026 से 27 का जो एडमिशन है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है फर्स्ट इनटेक, जो कि जनवरी इनटेक होता है, फेब इनटेक होता है, उस इनटेक के लिए उन्होंने अपने एडमिशन्स का जो है ओपन कर दिया। फिर आगे जाके आपके पास सेकंड इनटेक आएगा, फिर थर्ड इनटेक का। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको साल में 2 दफ़ा एडमिशन दे देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको साल में 3 टाइम्स उनके जो एप्लीकेशन है वो ओपन होते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो उसका जो बेनिफिट होता है वो आपके लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप और जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है वो अवेल करने के जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिंपली करना क्या। आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, पीएचडी के लिए भी कर रहे हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली सर्च आउट करना है उन यूनिवर्सिटीज को जिनके एप्लीकेशन जो है ओपन हो गए। सिंपली आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे इटली की यूनिवर्सिटीज जिनकी फर्स्ट जो है एप्लीकेशन फर्स्ट साइकिल जो है जिन्होंने ओपन की। आप सिंपली सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज आएगी। तकरीबन 70-80% यूनिवर्सिटीज के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है या फिर अगले 1-2 हफ्ते में ओपन होंगी। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली सर्च आउट करना है यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटीज को सर्च आउट करने के बाद आपने अपना जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इकोनॉमिक्स के शोबे से ताल्लुक रखते हैं तो आपने इकोनॉमिक्स के हवाले से कोई प्रोग्राम ढूंढना है तो आप सिंपली उसको सर्च आउट करेंगे। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, प्लांट साइंस है तो वो, देन आपके पास इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग, यानी तमाम जो स्कॉलरशिप्स है उन फील्ड के लिए अवेलेबल है, यानी तमाम जो प्रोग्राम्स है वो भी आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, जब आपका जो यूनिवर्सिटी हो वो डिसाइड हो जाए, आप अपने पास 3 से 4 यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करके रखेंगे। जब आपकी यूनिवर्सिटीज की शॉर्टलिस्टिंग कंप्लीट हो तो आपने सिंपली सेकंड नंबर पे क्या करना है, अपना प्रोग्राम डिसाइड करना है। यानी जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएंगे, उस प्रोग्राम के डिटेल्स को आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप सिंपली जो प्रोफेसर को ईमेल करने वाला होता है, जो हम सीएससी के थ्रू करते हैं, वहाँ पे आपको सुपरविजन मिलती है तो आपके पास एक अच्छा मौका होता है किसकी जो सुपरविजन में काम करने का, और आप सुपरवाइजर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। लेकिन अमूमन ये सब नहीं करते, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं।
अब कुछ आपका होता है रिसर्च वर्क, कुछ आपका होता है डायरेक्टली आपके जो क्लासेस होते हैं वो उनमें आप एनरोल होते हैं। सो आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपने प्रोफेसर को अप्रोच करना है तो दैट इज वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। लेकिन आपने जो प्रोफेसर को अप्रोच नहीं कर सकते किसी भी रीजन के बेस पे, क्योंकि अब प्रोफेसर भी जो है ना आपको रिप्लाई अवे नहीं करते हैं। आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है उस पर डिपेंड करता है, ईमेल की फॉर्मेटिंग पे डिपेंड, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर कर रही होती है। आपका रिज्यूमे कैसे बना, आपका सीवी कैसे बना, आपने ड्राफ्टिंग कैसे की है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप अप्रोच नहीं कर सकते तो आप सिंपली क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे, आप सिंपली अप्लाई कर लेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी प्रोग्राम आपने सिंपली अप्लाई करना है। अमूमन 90% जो स्टूडेंट्स है, जो भी एटलीस्ट जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज, फिनलैंड, स्वीडन, जो भी जिस कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं उस कंट्री के लिए उनका ये प्रोसेस होता है, वो सिंपली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सिंपली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके। अब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो आपको सिंपली अप्लाई का ऑप्शन आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के अंडर सेक्शन में, किसी भी यूनिवर्सिटी के उसमें, तो आप सिंपली वहां पे जाके अप्लाई कर लेंगे। अब अप्लाई करने के बाद आपने कुछ चीजों को अपने जहन में रखना है। आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका पासपोर्ट आता है, बस ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट नहीं की है तो आप सिंपली होप सर्टिफिकेट आप अपने जो यूनिवर्सिटी से निकालेंगे। अगर आपने एफएससी कंप्लीट नहीं की तो अपने रिलेवेंट कॉलेज से आप होप सर्टिफिकेट निकालेंगे। देन उसके बाद ऑब्वियसली बात आती है आइल्स की, क्या आइल्स रिक्वायर्ड होता है कि नहीं होता है। अमूमन जो 80 to 90% यूनिवर्सिटीज है वो विदाउट आइल्स आपको एडमिशन दे देते हैं। सो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने सिंपली अपने रिलीवेंट जो कॉलेज है या फिर रिलेवेंट जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से अपनी प्रीवियस एजुकेशन कंप्लीट की है वहाँ पे जाए, आप उनसे MOI जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको आप आइल्स के जगह में यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अगर आपने आइल्स दिया है, PTE दी है या फिर आपके पास दूसरे जो टोफल है वो दिया है, तो आपके पास वेल एंड गुड, उससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी या फिर आपकी एडमिशन के चांसेस होते हैं वो आपके पास ज्यादा होते हैं। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास जब आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे तो एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा, आप जो SOP लिखते हैं जिसको लेटर ऑफ मोटिवेशन के लिए आप या फिर लेटर ऑफ इंटरेस्ट के लिए, वो लेटर ऑफ मोटिवेशन आपका जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो रीडर होता है, जो एडमिशन कमेटी होती है, जो प्रोफेसर होते हैं, वो जब उसको रीड कर ले तो उनको ये लगे कि हाँ दिस गाय इज सुटेबल फॉर दिस डिपार्टमेंट। उनको ये ना लगे कि यार इसको जो है इसकी लिखाई में मसला है, इसको लिखना ही नहीं आता, इसको अपनी फील्ड के बारे में पता नहीं है, तो ये यहाँ आके क्या करेगा। और ये बात याद रखें, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टूल यूज करते हैं, तो आपने प्रॉपरली उस टूल से नहीं लिखना। आप सिंपली आइडिया ले सकते हैं, जो भी ChatGPT आप यूज कर रहे हैं, जो भी DeepSeek आप यूज कर रहे हैं, Gemini यूज कर रहे हैं, तो आपने सिंपली वहां से आइडिया लेना है। आइडिया लेने के बाद जो है ना अपने अल्फाज में उसको लिखना है, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो सिंपली आपके अपने अल्फाज में होते हैं। वो इमोशंस आपको AI टूल आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आपने सिंपली आइडिया लेना है। आइडिया लेने के बाद अपने जो लेटर ऑफ मोटिवेशन होती है वो आपने खुद से टाइप करके जो है ना लिखना है और फिर आपने उसको सबमिट करना है। वंस आप जो है अप्लाई करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपके पास अमूमन 1 से 2 हफ्ते बाद या फिर 3 हफ्ते बाद आपका जो डिसीजन आता है, उस डिसीजन के बेस पे आप सिंपली आगे प्रोसीड करेंगे। वंस आपका डिसीजन आए, फॉर एग्जांपल आपकी जो है आपका एडमिशन सिंपली कंफर्म हो गया किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपका डिपार्टमेंट तमाम चीज़ें आपको ईमेल के थ्रू बता दी जाती है कि जो है आपका प्रोफेसर या फिर आपके जो डीन है वो ये है, तमाम चीज़ें आपके पास हो जाती है। अब जब आपकी ये चीज़ें क्लियर हो तो आपके पास 2 स्कॉलरशिप्स होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट इनटेक में अप्लाई करने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा था कि जब आप फर्स्ट इनटेक में अप्लाई करते हो और फर्स्ट इनटेक में आपके जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है, तो आपके पास 2 स्कॉलरशिप है जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप है। उसके लिए आप ऑटोमेटिकली कंसीडर होते हैं। ये बात नहीं है कि अगर आप राउंड 2 में अप्लाई कर ले या फिर साइकिल 2 में अप्लाई कर ले या फिर साइकिल 3 में अप्लाई कर ले तो आप जो है कंसीडर नहीं होते। उस टाइम भी आप कंसीडर होते हैं, लेकिन उस टाइम की जो कंसीडरेशन होती है यानी पिछले के जो सीट बचे होते हैं उन सीट्स को फुलफिल किया जाता है। तो वहां पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है या फिर जो आपकी वो स्कॉलरशिप सिक्योर करने की जो चांसेस होते हैं वो आपके पास सिंपली ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सो जब आप साइकिल 1 में आपका जो एडमिशन कंफर्म होता है तो सिंपली आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किए जाते हैं और डिपार्टमेंटल बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किए, जो कि अमूमन 60 to 70% यूनिवर्सिटीज या फिर 80% यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती है। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में क्या होता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आपका आपने कोई जो रिसर्च पे काम किया है वो चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, ओब्वियसली आपकी CGPA देखी जाएंगी, आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तमाम
कि कौन से ग्रेड में आपके क्या नंबर्स थे, एफएससी में आपके क्या थे, ए लेवल्स में क्या थे, ओ लेवल्स में क्या थे, मैट्रिक में क्या थे, एंड देन बैचलर्स में आपकी सीजीपीए क्या थी, आपके जो किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके मार्क्स क्या थे, एंड देन ऑब्वियसली आपने कोई रिसर्च पे काम किया है, कोई रिसर्च की पब्लिकेशन की है, तो वो तमाम चीज़ें, कोई आर्टिकल आपने जो है पब्लिश किया, ये तमाम चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। देखने के बाद आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया। दिस इज वन ऑफ दी जो टफेस्ट स्कॉलरशिप है, जो बहुत ही कम स्टूडेंट को मिलता है, अमूमन 1 से 2 स्टूडेंट को मिलते हैं। यानी पाकिस्तान से अमूमन हम बात कर ले तो 1 या 2 स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप अवेल करते हैं या फिर सिक्योर करते हैं। जब आप डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप की बात आती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है तमाम डिपार्टमेंट का। अब मेरिट जो आपका डिपार्टमेंटल जो स्कॉलरशिप होगा वो आपके डिपार्टमेंट का रिलेवेंट स्कॉलरशिप होगा। फॉर एग्जांपल आप प्लांट साइंसेज से, तो आपके प्लांट साइंसेज का जो डिपार्टमेंट है उनकी एक स्कॉलरशिप होगी। अगर आप इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट से तो इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट से तो मैथमेटिक्स की, यानी जो भी डिपार्टमेंट आपका होगा, बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का आपका एक अपना जो है स्कॉलरशिप होगा। उस स्कॉलरशिप की भी अगेन मेरिट बनेगी। मेरिट में वही चीजें होंगी जो आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में बनती है। आपकी सीजीपी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीजें आपकी कंसीडर किए जाएंगे, देखेंगे, एंड देन आपको एक लिस्ट दी जाती है। ये स्कॉलरशिप भी तकरीबन 10, 15 या फिर 20 स्टूडेंट्स को मिलती है अमूमन। ये बात भी आप जहन में रखें कि इस स्कॉलरशिप पे अगर आपने अवेल कर लिया तो आपको फिर आगे रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाए तो। देन स्टूडेंट उसके बाद आता है आपका जो है रीजनल स्कॉलरशिप। अब रीजनल स्कॉलरशिप का ये है कि जिस तरह हर कंट्री में डिफरेंट रीजन्स होते हैं, पाकिस्तान में पंजाब है, लाहौर है, पेशावर है, बलूचिस्तान है, ये तमाम आपके रीजन है। उसी तरह इटली में भी डिफरेंट रीजन के बेस पे इनकी जो कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी इनकी बनाने के बाद हर रीजन को जो है रीजनल स्कॉलरशिप का नाम दिया गया। हर रीजन की अपनी एक स्कॉलरशिप होती है, उस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करने होते, रेडी करने होते हैं। अलॉन्ग विद द अपॉइंटमेंट का जो भी मसला है उसको आप साथ साथ रिजोल्व करते जाएंगे। 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं अमूमन तमाम रीजन्स में। कुछ रीजन्स में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं। उसमें यह होता है कि आपका जो एफआरसी होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपका मैंडेटरी होता है। देन इनकम सर्टिफिकेट, देन आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ये आगे जाके जब आपकी स्कॉलरशिप्स या फिर आपका जब एडमिशन कंफर्म होगा तो उस टाइम पे भी इस वीडियो सपोर्ट कर लेंगे कि इनकी ट्रांसलेशन का क्या प्रोसेस होता है, देन इनको पोस्टल करने का क्या तरीक़ाकार होता है। ये चीज़ें भी हम आपको साथ साथ आगे इंशाल्लाह वीडियो में बताएंगे जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, जब जो रीजनल स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो। तो रीजनल स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन होते हैं वो मुख्तलिफ डेडलाइन होते हैं। हर रीजन का अपना एक तरीक़ाकार होता है। हर रीजन डिफरेंट जो है टाइम पे अपने एप्लीकेशन ओपन करते हैं, डिफरेंट डेडलाइन पे अपने एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं। तो ये जो रीजनल स्कॉलरशिप है ये अमूमन तमाम स्टूडेंट्स को मिलती है जो डेवलपिंग कंट्रीज से होते हैं। यानी पाकिस्तान जो एक डेवलपिंग कंट्री है, सो वंस आप पाकिस्तान से वहाँ पे जाते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप अमूमन 95% या फिर 99% स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, वो दे देते हैं, अवेल करते हैं वो स्टूडेंट। ये स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप, इसमें तमाम आपके एक्सपेंसेस ऑब्वियसली कवर अप हो जाते हैं। जितने भी आपके अखराजात होते हैं वो इतना आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप उससे तमाम चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब आपका ये तमाम चीज़ें क्लियर हो तो आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा। जिनको पता नहीं है कि आपने जो इटालियन एम्बेसी में जो कि इस्लामाबाद में, या कॉन्सुलेट में जो कि कराची में, आपने सिंपली अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको 90 डेज़ का टाइम होता है वो, लेकिन जो आजकल का जो वो चल रहा है उसमें अमूमन वो 30 दिन या 35 या 40 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल या फिर वीज़ा एक्सेप्टेंस आपको दे देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप हमेशा याद रखें कि आप जब भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा तैयार होने चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स स्कॉलरशिप होते हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास क्लियर होने चाहिए, देन आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए वेल ऑफ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट how to get admission in a university and how to get a scholarship in Italian universities. So ये तमाम जो है इटली का प्रोसेस होता है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी करा रहे हैं तो कीप दैट इन योर माइंड कि अपने कंसल्टेंट के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है। और रिसेंटली बहुत सारे स्कैम्स भी हो गए थे, कंसल्टेंट आपको जो है एडमिशन किसी और चीज़ में करा देते हैं, देन आपका जो है
पैसे आपसे ले लेते हैं, वो आपको बताते हैं कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपकी चीज़ें जो भी चीज़ें होती है आपने क्लियर कट बता दें। अपॉइंटमेंट्स का जो भी मसला होता है वो आप कंसल्टेंट के साथ बता दें कि अगर आप एडमिशन दिला रहे हैं तो आप साथ साथ अपॉइंटमेंट भी दे दें। देन हम आपको क्या करेंगे, पेमेंट कर लेंगे जितनी भी आपकी पेमेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडमिशंस एंड स्कॉलरशिप्स इन इटली। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, आप सिंपली कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया है और इंशाल्लाह इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेंगे, ना सिर्फ इटली के लिए बल्कि जर्मनी, चाइना, यूएस, जो भी स्कॉलरशिप आते हैं उस हवाले से हम आपको इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपको जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप मिले और आप सिंपली फ्लाई अवे कर लें।